हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स जो कि जेनेटिक एक्सप्रेशन को जो है डिराइव कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी क्रम से को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम कल न्यूक्लिक एसिड्स की ओर चले गए थे। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स को अगर मैं डीएनए आरएनए की बात करूं तो दे आर बेसिकली द बायोमॉलिक्यूल्स इनसाइड अस। क्लियर? तो अगर बायोमॉलिक्यूल्स में अगर मैं डीएनए की बात करूं तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट मींस कि काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके जो है डीएनए को फॉर्म कर देते हैं, और उसकी जो पूरी जो हेलिक्स है उसका जो फॉर्मेशन होगा जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो जाकर के उसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इसका मतलब जो उसकी यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है? तो अगर मैं किसी एक न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन की बात करूं तो वो उसके जो तीन मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं पेंटोज शुगर, इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं और अटैच रहता है एक फॉस्फेटेज ग्रुप। ठीक है? अब अगर पेंटोज शुगर की हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पेंटोज शुगर आपको पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो जो शुगर होती है और आरएनए में जो है वो राइबोज शुगर होती है। तो अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, इनकी अगर मैं नंबरिंग करूं, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन। क्लियर? यहां पर इसमें जो मैंने बात आपसे कभी कही थी, यहां पर और ये कार्बन है तो ये CH2OH। तो ये इस प्रकार से आपने जो स्ट्रक्चर देखा ये एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ये राइबोज शुगर है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो यहाँ पर से इसमें से एक ऑक्सीजन जो है हट जाती है तो उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कह देते हैं। तो ये एक मतलब मेजर डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में, पेंटोज शुगर में जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ना होना। क्लियर? इसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर आपने देखा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बेसिस की बात करूं तो बेसिस भी बेसिकली दो प्रकार के हैं। एक को मैं कहता हूं प्यूरिन और द सेकंड वन इज pyrimidine। ठीक है? प्यूरिन दो होती है और pyrimidine तीन होती है। ठीक है? प्यूरिन जो है वो है एडिनिन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और गुआनिन जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो pyrimidines हैं वो क्या क्या है? साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल। आपको पता है कि डीएनए में जो आपके जो बेसेस होंगे वो होंगे ए, जी, सी और टी। इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल जो है वो रिप्लेस करेगा थायमिन को। ठीक है? तो यहां पर जो pyrimidine बेसेस होंगे इन केस ऑफ आरएनए वो होंगे साइटोसिन और यूरेसिल। क्लियर हो गया? फॉस्फेट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आप जानते हैं। इसमें जो फॉस्फोरस है ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे इसमें कि यहां पर अगर मैं इस OH को इस प्रकार से रिप्लेस करूं तो यहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो इसका है और यहां का जो OH मॉलिक्यूल है ये मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल को इससे एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक पानी का मॉलिक्यूल जो अणु है वो एलिमिनेट होता है और यहां पर फॉर्मेशन होती है एक बॉन्ड की, इसको हम कह देते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो ये बॉन्डिंग इनके बीच में हो रही है। इधर जो बॉन्डिंग होगी बेसिकली फर्स्ट कार्बन जो पेंटोज शुगर का है, ये राइबोज शुगर है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है इससे नाइट्रोजनस बेसेस चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो pyrimidine है वो क्या करेंगे, अटैच होंगे।
ठीक है। अटैच किस मैनर में होगा इसको आप देख रहे हैं। प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, प्यूरिन एक डाइसाइक्लिक बेस है, जबकि pyrimidine को हम मोनोसाइक्लिक बेस के रूप में जानते हैं। क्लियर। प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन एटम जो है इसकी साइकिल में पाए जाते हैं, pyrimidine में केवल 2 नाइट्रोजन एटम मौजूद रहते हैं। ठीक है। अब यहां पर जब ये फर्स्ट कार्बन जो शुगर का है, ये जब अटैच करेगा प्यूरिन से या pyrimidine से, इन केस अगर ये किसी प्यूरिन के संग अटैच कर रहा है, एडेनिन या ग्वानिन के संग अटैच यहां पर अटैचमेंट इसका होगा, तो वहां पर क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ और 9th पोजीशन पे होती है। इन केस ऑफ pyrimidine ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होती है। तो यहां पर जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा फर्स्ट कार्बन के संग, तो यहां पर 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वो उसके संग अटैच करेगा। ठीक है। ये थोड़ा हायर क्लासेस की बात है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। और यहां पर क्या होगा कि pyrimidine के केस में जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो अटैच करेगा नाइट्रोजन यहां पर फर्स्ट कार्बन के संग। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक और टर्म आता है बीच में कई बार, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो न्यूक्लियोटाइड है उससे अगर हम केवल एक जो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको हटा दें, इट मींस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो वो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें कई बार एक क्वेश्चन इसमें आता है, अगर हम इसको लेकिन अभी आगे देखेंगे। यहां पर ये बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। आरएनए क्यों इतना ज्यादा रिएक्टिव है? तो आरएनए रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है। लेस स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि आरएनए में आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, क्योंकि उसके पास राइबोस शुगर है, और 2 फंक्शनल ग्रुप जहां पर होंगे वो एलिमेंट जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। इन केस ऑफ डीएनए वहां पर केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी कहानी क्या है कि यहां पर जो यूरेसिल है, इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल बहुत लेस स्टेबल होता है। क्लियर। और इन केस ऑफ डीएनए थायमिन एक स्टेबल बेस है। क्लियर हो गया। और इसके अलावा आरएनए में जो बचा जो साइटोसिन है, इन केस ऑफ आरएनए जो साइटोसिन है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल में। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं? deamination. So due to the process of deamination, the cytosine of RNA is converted into uracil, जो कि पहले से ही less stable है। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल को जो हम डिस्कस करते हैं कि क्यों जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे possess the DNA as a genetic material because it is less reactive। ठीक है। वो कम जो उसका जो रिएक्शन वो है, जो प्रोसीजर है वो कम है, और इसके अलावा क्या है कि वो क्या होगा? स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर। इसके बाद अगर हम थोड़ा डिटेल में डीएनए की बात करें तो वॉटसन और क्रिक का नाम इसमें आता है, काफी फेमस नाम है। इन दोनों ने जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी कई बार कहते हैं, ये दिया था। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, ये अगर उसका एक हेलिक्स है तो दूसरा हेलिक्स जो है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस बीच में प्लॉट करूं तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका एक जो एंड है, अगर ये 5 एंड होगा तो इसका सेकंड एंड जो है वो 3 प्राइम एंड होगा। दूसरे केस में इसी के ठीक पैरेलल अपोजिट 3 एंड होगा, तो इसका जो प्राइम एंड होगा वो 5 एंड होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए जो दूसरा कैरेक्टर जो है वॉटसन ने दिया था कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे, 2 हेलिक्स होंगे, ये क्या होंगे? ये
एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया? क्यों होंगे अगर हम समझे थोड़ा सा, तो हमें फिर से जो हमारा पिछला स्ट्रक्चर था हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर क्या होगा कि अगर मैं, आपको पता है ये फर्स्ट पोजीशन थी, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। अगर मैं क्या बना रहा हूं, ये इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। एक और अगर मैं फॉर्म करूं फिर से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन पोजीशन पे कार्बन इसमें है। इसके अलावा यहां पर आपको पता है कि फास्फोरस है, ऐसे यहां पर भी क्या है, फास्फोरस से अटैच रहता है, ठीक। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है दोनों जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं दोनों में, और यहां पर आपको पता है कि नाइट्रोजन एज अ बेस यहां पर अटैच रहेगा, जो भी बेसिस इससे जो है जुड़ेंगे, और ये क्या करेगा, एक बैकबोन फॉर्मेशन करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि फास्फोरस और जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसको अभी हम कह रहे थे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। तो ये जो आपका जो हेलिक्स है, ये इसका जो बैकबोन है वो तैयार कर रहा है कौन, फास्फोरस और शुगर, ठीक है। तो ये बैकबोन इस प्रकार से तैयार हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 प्राइम एंड पे जो है फास्फोरस इसमें जो है फ्री है ऊपर की तरफ, और यहां पर जो थर्ड कार्बन है ये यहां पर फ्री है। तो ये 5:3 ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी के पैरेलल जो है अब 3 प्राइम जो है इसके ठीक सामने आएगा। वो किस प्रकार से आएगा उसको अब देखें थोड़ा सा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इन्वर्टेड कर दूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। एक और अगर मैं फॉर्म करूं इसी प्रकार से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और यहां पर जो है फास्फोरस अटैच होगी, ठीक है। और फिर यहां पर जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा। ऐसे ही बॉन्डिंग नीचे को होती रहेगी, और लास्ट एंड जो होगा उसका फिर से, क्योंकि ये 5वां सिरा है, यहां पर फिफ्थ प्राइम एंड इसको हम कह देंगे, और यहां पर ये थर्ड कार्बन जो था यहां पे अटैच था तो इसको हम 3 प्राइम एंड कह देंगे। तो ये एक हेलिक्स और ये दूसरा हेलिक्स, दे बोथ आर एंटी पैरेलल। 5 के सामने 3 जैसा आपने यहां पे देखा, और 3 के सामने 5 जैसा आपने यहां पर देखा। इसके अलावा यहां पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ी हुई होगी। आपको पता है पेंटोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उसके संग जो होता है नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, और इनके बीच में जो है यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर होगी, जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी देगी। क्लियर हो गया? अगर मैं इस नाइट्रोजन के बदले यहां पर बेस यहां पर कोई शो करूं, अगर मैं एडेनिन शो करूंगा, तो आपको पता है कि अगर यहां पर एडेनिन है तो इसके सामने ठीक सामने जो है जो पिरिमिडिन इसके संग जो अटैच होगा वो क्या होगा, थायमिन, ठीक है। अगर यहां पर ग्वानिन होगा तो यहां पर साइटोसिन होगा, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें अटैच होंगे। इस प्रकार से लगातार ये जो है ये डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर आगे को बढ़ता रहेगा। एक और चीज कि यहां पर जो ये हमारा जो फर्स्ट यहां पर जो कार्बन है इसके संग एडेनिन अगर ज्वाइन हो रहा है, इसके संग अगर ग्वानिन ज्वाइन हो रहा है, तो अभी हमने कहा था कि प्यूरिन के केस में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 9th पोजीशन पे हमने कहा था कि नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, और पिरिमिडीन के केस में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होते हैं। तो अगर यहां पर, क्योंकि थायमीन के बारे में भी हमने कहा था कि थायमीन क्या है, थायमीन इज अ पिरिमिडीन। तो थायमीन का जो है यहां पर जो 90 नंबर का नाइट्रोजन होगा, जो 9th पोजीशन में नाइट्रोजन होगा, वो अटैच करेगा यहां से, किससे, फर्स्ट कार्बन से। क्लियर हो गया? क्योंकि वो पिरिमिडीन है, सॉरी क्या है, सॉरी पिरिमिडीन के केस में क्या मैंने आपसे कहा था कि केवल फर्स्ट नाइट्रोजन, और प्यूरिन के केस में जो है वो 9th नाइट्रोजन जो है वो अटैच करेगा, ठीक है। तो अगर ये प्यूरिन है जैसे कि एडेनिन है, तो इसका 9th जो नाइट्रोजन होगा वो यहां अटैच करेगा। इन केस ऑफ थायमीन जो होगा वो क्या है, क्योंकि थायमीन क्या है, थायमीन एक पिरिमिडीन है, तो उसका फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन है वो यहां पर इसके साथ अटैच करेगा। तो ये एक लॉ है, हालांकि ये जो है अभी आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा उसने क्या कहा था थर्ड, कि ये जो
जो हेलिक्स हैं ये आपस में क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि ये जितना ए होगा उतना ही टीडी होगा किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, किसी भी मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। उसी प्रकार से जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है, इसको जो चारफोर ने जो लॉ दिया था उसमें उसने ये कहा था कि अगर 20% एडेनिन है तो उतना ही थायमिन होगा, यानी कि 40 हो गया। अब 60 बचा, तो 60 का मतलब क्या हो गया कि इसको हम डिवाइड कर देंगे ग्वानिन और साइटोसिन में, तो ग्वानिन 30 होगा और साइटोसिन भी 30% जो है उसमें मौजूद रहेगा। इसके अलावा उसने डायमीटर की बात की थी, तो ये जो डायमीटर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक, अब यहां पर आपको ग्रूव दिख रहे हैं, इसको मैं कहूंगा थोड़ा सा जो है ये शैलो ग्रूव कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो खांचा बना हुआ है थोड़ा सा बाहर को आया है तो इसको हम शैलो कह देंगे। ये वाला जो खांचा थोड़ा अंदर को गया हुआ है इसको हम कह देते हैं डीप ग्रूव। ठीक है, तो ये ग्रूव लगातार कंटिन्यूसली पाए जाएंगे। एक शैलो ग्रूव से दूसरा शैलो ग्रूव यहां पर है, इन दो शैलो ग्रूव्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। क्लियर? और अगर मैं दो ग्रुप्स की इनकी बात कर रहा हूं तो इनके बीच में क्या होंगे, ये दोनों जो आपके हेलिक्स से जुड़े होंगे, किससे ये जुड़े हुए होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस से। ये जो बेसेस हैं ये यहां पर है। क्लियर हो गया? अब ये जो बेसेस हैं दो एडजेसेंट बेसेस के बीच में, क्योंकि मैंने कहा था कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे, तो 10 बेस पेयर हैं, तो दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 34/10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। क्लियर हो गया? चौथा उन्होंने ये कहा था कि ये हमेशा राइट साइड को सर्किल में जो है ये उनका जो है मूवमेंट होगा, सर्कुलर जो मूवमेंट होगा वो राइट हैंड यानी कि क्लॉकवाइज, राइट हैंड टर्न ये हमेशा लेता है डीएनए। ए बी सी डी डीएनए की बात करते हैं, जेड डीएनए में कुछ और चीजें आती हैं, तो फिलहाल आप ये समझिए कि डीएनए का जो हेलिक्स है वो हमेशा राइट साइड को टर्न करेगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा बाकी चीजें इसमें क्लियर हो ही गई हैं आपके। उसमें कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार कि ये जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो कई बार जब ये बातें आती हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन कई बार आया 2017 में, यानी कि 2017 में क्वेश्चन नीट में भी आया था कि जो मॉलिक्यूल है डीएनए का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या न्यूट्रल है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्लियर कट आप ये समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इसकी जो बैकबोन में फास्फोरस है। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप क्लियर कट इसका आंसर दे सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें अभी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट चले जाएंगे कि डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल कंसिडर क्यों करते हैं जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। इन चीजों पर डिस्कस करेंगे, और भी कई सारे जो आपके जो क्वेश्चन होंगे आप मेरे पास भेजिए, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।